मॉर्निंग टू एवरीवन। हमारा चैप्टर नंबर 6 यानी इंटरनेट चल रहा था, जिसमें हमने इसका इंट्रोडक्शन देख लिया था। हमने देखा था इंटरनेट क्या कहलाता है, इंटरनेट के लाभ जो कि अनलिमिटेड हैं। तो इंटरनेट के द्वारा आज हम क्या क्या कर पा रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमने देख ही रहे हैं। हम हमारे सामने ही है सब कुछ। क्लासेस ऑनलाइन वगैरह जो भी कंडक्ट करा रहे हैं, वो भी एक पार्ट ही है इसका, एक छोटा सा। और इंटरनेट जो है वो अपार है, इसका कोई क्षेत्र जो है सीमित नहीं है, क्योंकि मैं बता चुका हूँ आपको कि ये वाइड एरिया नेटवर्क होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम जो आज हमें कंप्लीट करना है, ये लेसन को लगभग कंप्लीट ही करना है। और आगे देखते हैं हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ मैंने लिखा है ISP, आप देख पा रहे होंगे। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ये पूरा नाम होता है। इसका मतलब ये होता है कि इंटरनेट की सेवाएं प्रदान करने वाला, ये हिंदी में मतलब है इसका, ठीक है। और वह कंपनी जो उपभोक्ताओं को इंटरनेट सेवा या इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड कराती है, तो वो कहलाता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP शॉर्ट में बोलते हैं इसको। अगर हम देखें पूरे वर्ल्ड में तो हज़ारों कंपनियां हैं ISP जो इंटरनेट सेवाएं प्रोवाइड कराती है। जैसे हम इंडिया की बात करते हैं तो भारत में आप देखेंगे बहुत सारी कंपनियां हैं। आज देख रहे हैं आप रिलायंस, एयरटेल, BSNL, आइडिया। तो इस तरीके की जो हम देखते हैं कि जो सर्विस हमें प्रोवाइड कराई जाती है नेटवर्क की, और इस तरीके से सर्विस जिसमें हम इंटरनेट भी चला सकें, तो ये जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो कहलाती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी ISP कंपनियाँ। ज़्यादातर ISP का यूज़ वहाँ किया जाता है जहाँ मॉडेम का यूज़ किया जा रहा है, यानी टेलीफोन लाइनों के ज़रिए जहाँ इंटरनेट आज यूज़ हो रहा है, जहाँ मॉडेम लगा होता है, जिसके थ्रू जो यूज़र है उसका एक रिकॉर्ड रखा जाता है कि यूज़र का लॉगिन नेम और पासवर्ड क्या है, उसका IP एड्रेस क्या है, डायल नंबर क्या है, ये सब जानकारियाँ जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो कंपनियां हैं वो रखती हैं। तभी वो इंटरनेट से जोड़ने का काम करती हैं, वरना अन्यथा आप इंटरनेट का कनेक्शन मॉडेम के थ्रू नहीं ले सकते जब तक ये जानकारियाँ उनके पास ना होंगी। तो ISP आपको समझ में आ गया होगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब हम देखते हैं एक डायग्राम आपके सामने है, और इंटरनेट आप चलाते हैं तो वेबसाइट आपने सुना ही होगा। आपने आज जितनी भी काम चल रहे हैं किसी न किसी वेबसाइट के थ्रू ही चल रहे हैं या एप्लीकेशन के थ्रू चल रहे हैं। तो वेबसाइट आपने ज़रूर ओपन की होगी, जैसे फेसबुक हो गया है, गूगल हो गया है, जो कॉमन है, MSN.com हो गया है, yahoo.com, इस तरीके से कई सारी वेबसाइटें आपने खोली होंगी। यहाँ तक कि अगर हमें मेल करना है तो उसके लिए भी हमें वेबसाइट खोलनी ही पड़ेगी। Gmail, Yahoo मेल, रेडिफ मेल, इनमें से कोई एक आपको ओपन करना ही पड़ेगा। सबसे पहले वेबसाइट क्या होता है? वेबसाइट होता है डिजिटल पेज जो हमें दिखाई देता है कंप्यूटर पे, वो वेबसाइट कहलाता है। अब ये एक डिजिटल पेज नहीं होता है, वेबसाइट कई जो है कि डिजिटल वेब पेजों से मिलकर बनी हो सकती है। अब ये डिजिटल वेब पेज क्या होते हैं? देखिए, डिजिटल वेब पेज कहलाते हैं जिसमें कुछ लिखा हुआ हो, टेक्स्ट हो, कोई चित्र हो, कलर हो, है ना, वीडियो की लिंक हो या वीडियो ही हो पूरा, गाने की लिंक हो, तो मल्टीमीडिया जो इसमें प्लेटफॉर्म आ जाता है वो सारा, यानी टेक्स्ट हो, चित्र हो, रेखा चित्र हो, वीडियो हो, हाइपर लिंक हो, कुछ भी हो सकता है इसमें, ठीक है। हाइपर लिंक अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो उसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। तो ये बहुत सारे जो वेबसाइट होती है बहुत सारे वेब पेजों से मिलकर बनी होती है, और प्रत्येक वेबसाइट का एक URL होता है। क्या होता है? ये देखिए ऊपर जो सर्किल लगा है, यहाँ पे URL डाला जाता है। URL का पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ये एक एड्रेस होता है, प्रत्येक वेबसाइट का अपना नाम होता है जिसको हम एड्रेस कहते हैं। इस पूरे नाम को यहाँ पे इनपुट कराया जाता है, तब जाके आप उस वेबसाइट तक पहुँच सकते हैं और उस वेबसाइट की जो भी सूचनाएं आप ले सकते हैं।
और इंटरनेट से जुड़ सकते हैं। तो ये तो हो गई वेबसाइट। वेब पेज क्या कहलाता है? देखिए, वेबसाइट के अंदर जितने भी पेज हैं वो वेब पेज हैं। वेबसाइट के अंदर जो प्रथम पेज खुल के आता है उसको हम होम पेज कह देते हैं। वेबसाइट के अंदर जो प्रथम पेज खुल के आता है उसको हम होम पेज कहते हैं। ये होम पेज है। इसके बाद फिर लाखों, हज़ारों, करोड़ों, उसकी कोई गिनती नहीं है कि वेबसाइट की लिंक कहाँ से कहाँ तक है गूगल पे। आप किसी पे भी क्लिक करते जाएंगे, पहुँचते जाएंगे दूसरे पेज तक, एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज तक, बल्कि एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पे भी आप सीधा जंप कर सकते हैं लिंक के थ्रू। ठीक है, तो वेब पेज आपको समझ में आ गया होगा। वेबसाइट का प्रत्येक पेज वेब पेज कहलाता है। वेब एड्रेस मैंने आपको बता ही दिया, जिसको URL भी कहते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, वेब ब्राउज़र। देखिए, वेब ब्राउज़र एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो एक सॉफ्टवेयर ही होता है, एक प्रोग्राम ही होता है। इसको सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या एप्लीकेशन प्रोग्राम भी कह सकते हैं आप। ये क्या करता है? ये सर्वर से कोई जानकारी क्लाइंट तक पहुंचाने का है। जो बीच में जो इंटरफेस आप कह सकते हैं या माध्यम कह सकते हैं, उसका कार्य करता है ये। ठीक है, जैसे मैं कहूँ, ये आप डायग्राम में देख रहे हैं, इन सब का यूज़ आपने ज़्यादातर किया होगा। ओपेरा हो गया, गूगल क्रोम हो गया, सफारी हो गया, मोज़िला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, जो कि विंडोज़ 10 में ये ऑलरेडी आता है। आप लोग अगर किसी के पास कंप्यूटर सिस्टम, लैपटॉप होगा तो आपको पता होगा ये चीज़। बाकी अगर कोई अदर विंडोज़ हैं तो फिर वो इंटरनेट एक्सप्लोरर इस नाम से भी आता है। ये ऑलरेडी दो तो आपके कंप्यूटर या सिस्टम में बने हुए आते हैं। मोबाइल फ़ोन है तो ओपेरा आएगा या यूसी ब्राउज़र, और भी बहुत सारे हैं जिसका भी आपको यूज़ करना है कर सकते हैं। मोजाइक है, नेटस्केप है, नेविगेटर है। तो ये इन सब का यूज़ आप करके इंटरनेट को चला सकते हैं। सीधा सा है कि हम इंटरनेट को जहाँ देख पा रहे हैं, जिस जगह पे इंटरनेट जहाँ से चल रहा है, यूज़ हो रहा है, उस पूरी जगह, उस पूरे सॉफ्टवेयर, उस एप्लीकेशन को ही हम वेब ब्राउज़र कहते हैं, है ना। तो वेब ब्राउज़र, मैं आपसे कहूँ कि इंटरनेट चलाना है तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले तो कनेक्शन करके अपना लैपटॉप या कंप्यूटर जो भी उसमें कनेक्शन करेंगे इंटरनेट का। उसके बाद क्या करेंगे आप? पहली चीज़ क्या होगी? ये तो हार्डवेयर हो गई कनेक्शन करना। अब पहली सॉफ्टवेयर चीज़ क्या होगी? आप कहाँ जाएंगे? आप कहाँ, इनमें से कोई एक पे ही जाएंगे वेब ब्राउज़र में। या तो गूगल खोलेंगे या मोज़िला खोलेंगे या इंटरनेट खोलेंगे, जिस पे आप इंटरनेट चलाना चाहते हैं, जिस पे वो वेबसाइट खोलना चाहते हैं, जिसकी जानकारी लेना चाहते हैं। तो ये कहलाता है आपका वेब ब्राउज़र। अब देखते हैं हम जल्दी से इंटरनेट के उपयोग। और इंटरनेट के उपयोग देखिए ढेर सारे हैं, उनमें से जो इम्पोर्टेंट हैं वो बता दिए जाते हैं। इंटरनेट का यूज़ बेसिकली किन किन चीज़ों में होता है, या इंटरनेट के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, है ना। तो सबसे पहले तो ईमेल। अच्छा, ईमेल सबने सुना है, इसका पूरा नाम पता है क्या आपको? ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, और इसका प्रयोग क्यों करते हैं हम? कोई भी सूचना या संदेश है उसको दुनिया के किसी भी स्थान तक भेजने या प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ईमेल के द्वारा जो काम ज़्यादातर किया जाता है वो फाइलों का अटैचमेंट के लिए किया जाता है। फाइल, डॉक्यूमेंट, कोई दस्तावेज़, कोई इंपॉर्टेंट मार्कशीट वगैरह कुछ भी आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजना है तो आप ईमेल का यूज़ करके आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकते हैं। ईमेल का यूज़ ऑफिशियल रूप से देखा जाए तो जितने भी कार्यालय हैं, बैंक हैं, छोटी से छोटी कंपनी से लेकर बड़ी कंपनियों तक ईमेल यूज़ किया जाता है, ताकि आसानी से जो रिपोर्ट वगैरह हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो फाइल वगैरह हैं, वो एज ए सॉफ्ट कॉपी भेजा जा सके। तो ये सॉफ्ट कॉपी जो हम भेजना चाहते हैं वो आसानी से ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं। अब ईमेल का यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले तो अपनी खुद की ईमेल आईडी बनी होनी चाहिए, क्योंकि लॉगिन आईडी पासवर्ड तो मांगेगा ही। तो हमारी खुद की ईमेल आईडी होनी चाहिए, तभी आप ईमेल का यूज़ कर पाएंगे। और जिस व्यक्ति तक आप ईमेल पहुंचाना चाहते हैं, जिस कंपनी तक आप ईमेल पहुंचाना चाहते हैं, तो उसका भी आपको पता, यानी कि उसका भी ईमेल एड्रेस आपको पता होना चाहिए, तभी आप इंटरनेट पर निःशुल्क ईमेल भेज सकते हैं। अब बहुत सारी वेबसाइटें हैं। अगर आपको मेल से रिलेटेड कुछ भी काम करना है तो gmail.com है, yahoo.com है, rediffmail.com है, hotmail.com है। तो ये तमाम तरह की मैंने बताई, इसके थ्रू मेल भेजा जा सकता है।
ठीक है। इनमें फ़ाइलों का अटैचमेंट किया जाता है और सामने वाले का ईमेल एड्रेस लिखा जाता है। जो भी इमेज भेजना चाहते हैं, फ़ोटो भेजना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट भेजना चाहते हैं, फ़ाइल भेजना चाहते हैं, बुक भेजना चाहते हैं, ई बुक मैं बात कर रहा हूँ, ई बुक, इलेक्ट्रॉनिक बुक, तो ये सब जो हैं ये सारी चीज़ें आप मेल के थ्रू भेज सकते हैं। क्लियर है। दूसरा है वर्ल्ड वाइड वेब, www का पूरा ही नाम वर्ल्ड वाइड वेब है और 1989 में जेनेवा में इसका यूज़ किया गया था। जेनेवा में इसका यूज़ हुआ था और एक इंटरनेट सेवा, ये कह सकते हैं कि ये ही एक ऐसी चीज़ है जो इंटरनेट सेवा हमें प्रदान करती है। अब www को आपको समझना होगा कि ये www है क्या। ये क्या है, पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करने का काम कर रहा है और मैगजीन की तरह आपको सेवा दे रहा है। मैगजीन क्या होता है, आपने देखी होगी मैगजीन बुक आपने देखी होगी। उसमें क्या होता है, इसको मैगजीन क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें कलरफुल पेज रहते हैं, कलरफुल है, टेक्स्ट भी है, समझ रहे हैं आप। तो वो पूरा एक जो चित्र है, वो जो पूरी एक बुक है, वो मैगजीन कहलाती है। तो www भी एक मैगजीन की तरह ही होता है, जिसका यूज़ जो है कि हम वेब पेज को यूज़ करने के लिए, वेबसाइट को चलाने के लिए करते हैं। इसका पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब है। जैसे www.google.com है ना, तो इसके आगे HTTP तो लगा ही रहता है, और अगर आप सिर्फ HTTP लगा के भी खोल देंगे तो भी ये खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो www.google.com या www.facebook.com कोई भी वेबसाइट आप देखेंगे www से स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए 3.5 FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, ये प्रोग्राम रहता ही रहता है ऑटोमेटिक, पहले से ही एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है। ठीक है, ये जो फाइल है आपकी, वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक ट्रांसफ़र, जैसा कि नाम है इसका, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होता है। इसके माध्यम से आप दूर बैठे किसी व्यक्ति से सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, या सर्वर से क्लाइंट जो होता है वो एक्सेस कर सकता है डाटा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, टेलनेट। देखिए, टेलनेट को आजकल रिमोट लॉगिन भी कहते हैं, रिमोट कनेक्शन, रिमोट लॉगिन। इसका यूज़ आप लोगों ने नहीं देखा होगा, या देखा भी होगा तो बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने इसका यूज़ देखा होगा। रिमोट लॉगिन क्या कहलाता है कि आप अपने कंप्यूटर पे बैठे बैठे किसी दूसरे के कंप्यूटर को अपने ही कंप्यूटर पे चला लें, खोल लें, उसमें जो कुछ भी प्रोग्राम है वो चला लें। ये कहलाता है टेलनेट, ये कहलाता है रिमोट लॉगिन। ठीक है, ये भी एक एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और जिसके द्वारा आप अपने कंप्यूटर के जरिए दूसरे स्थान पर स्थित किसी भी कंप्यूटर पर कार्य कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं सीरियसली, मुझे जितनी भी प्रॉब्लम्स कभी आती हैं टेक्निकली, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मेरे जो कनेक्शंस हैं दिल्ली, मुंबई, अब वहाँ से यहाँ तक फ़ोन पे बात करके कुछ चीज़ टेक्निकली सही कर पाना, इट्स नॉट बेटर। इससे अच्छा ये है कि रिमोट लॉगिन कर लिया जाए। रिमोट लॉगिन से होता ये है कि आप अपने कंप्यूटर सिस्टम का जो रिमोट एड्रेस है वो सामने वाले को दे देते हैं, जो दिल्ली में बैठा हुआ है, और वो दिल्ली से आपके कंप्यूटर में जो कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको वो हैंडल करता है, और आप उसको बैठे बैठे देख सकते हैं किस तरीके से कर रहा है। तो रिमोट लॉगिन से बहुत ही एक अच्छा, एक आप कह सकते हैं, जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती हैं, जो कुछ भी सीखना है, उसके लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है। यानी आप अपने कंप्यूटर बैठे बैठे किसी दूसरे कंप्यूटर चला सकते हैं, या आप अपने कंप्यूटर का रिमोट लॉगिन एड्रेस दूसरे को दे के ये देख सकते हैं कि किस तरीके से वर्क कर रहा है, किस तरीके से आपके कंप्यूटर को कोई चला रहा है जबकि आप उसको हाथ भी नहीं लगा रहे हैं। तो ये एक टेलनेट प्रोग्राम होता है। ठीक है, इसके लिए दोनों कंप्यूटरों में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना ज़रूरी है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, मैं एक सॉफ्टवेयर का नाम बता देता हूँ आपको, एनीडेस्क। मैं एनीडेस्क का यूज़ करता हूँ। एनीडेस्क नॉर्मली ज़्यादातर जगह यूज़ होता है रिमोट लॉगिन के लिए। एनीडेस्क के थ्रू आप ये काम कर सकते हैं। अगला है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स तो आप समझ गए होंगे कि जो आप व्यापार वगैरह करना चाहते हैं, शॉपिंग वगैरह, उससे रिलेटेड होता है ये।
तो ये भी एक एप्लीकेशन प्रोग्राम ही होता है, वेबसाइट हो सकती है इसकी, एप्लीकेशन प्रोग्राम हो सकता है। ये क्या करता है, इंटरनेट के माध्यम से आप वस्तुओं की जानकारी ले सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें अपन कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी वेबसाइटें हैं जो क्रय विक्रय, मोल भाव, लेन देन, इन सब से रिलेटेड हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं तो flipkart.com, स्नैपडील, अमेज़ॉन, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद ही इतने एग्जाम्पल दे सकते हैं, क्योंकि आपको इसके बारे में इतनी जानकारी होगी ही, क्योंकि घर घर में ये चीज़ अब यूज़ हो रही है ज़्यादा। तो ई कॉमर्स के बारे में मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई कन्फ्यूज़न होगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट है यूज़नेट। अब यूज़नेट को ही आप कह सकते हैं न्यूज़ ग्रुप, ठीक है, यूज़नेट या न्यूज़ ग्रुप। ये ऐसे जो प्रोग्राम्स होते हैं या ऐसी वेबसाइट कह सकते हैं आप, जिन पे आप कोई विचार है किसी का, कोई लेख है, उसको पढ़ सकते हैं। पूरा आर्टिकल रहते हैं इसमें, न्यूज़ रहती है एक प्रकार से कह सकते हैं। उस आर्टिकल को पढ़ के आप अपने विचार भी उसमें कमेंट के रूप में दे सकते हैं। जैसे हम लोग यूट्यूब वगैरह पे किसी की वीडियो देखते हैं और उसके बाद फिर जो भी फीडबैक देना चाहते हैं उसको कमेंट के रूप में दे सकते हैं। इसी तरीके से यूज़नेट या न्यूज़ ग्रुप में भी होता है। नेक्स्ट है आपका चैटिंग यानी बातचीत करना। नाम से ही आपको समझ में आता है चैट मतलब बातचीत। तो चैटिंग के थ्रू बातचीत कर सकते हैं हम, एक स्थान से दूसरे स्थान, यानी दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर सकते हैं। बहुत ही फास्ट बातचीत हो सकती है भाई, इसीलिए उसको कहते हैं चैटिंग। और इसमें वॉइस चैट भी, वीडियो चैट भी आजकल अवेलेबल है। तो बहुत सारी वेबसाइटें हैं जिस पे चैटिंग की जा सकती है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट्सअप, फेसबुक, सब कुछ अवेलेबल है। रेडिफ, याहू, इन पे आप चैटिंग कर सकते हैं। तो ये ईमेल के यूज़ हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको। और इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, इसमें ग्रोफर, या इसको इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है लेकिन कहा जाता है ग्रोफर। ग्रोफर एक प्रोग्राम होता है जो, इसका जो विकास है वो अमेरिका के मिनीसोटा विश्वविद्यालय में हुआ। अमेरिका में यूनिवर्सिटी है मिनीसोटा, वहाँ पे इसका विकास हुआ। यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस होता है। यही क्या करता है, लाइब्रेरी से, सर्वर से जुड़ा हुआ होता है, जिससे आप कोई भी सूचना गूगल पे आप देखते हैं, सर्च करते हैं, तो ये एक प्रोग्राम होता है जो सर्च करके देता है सामने, ठीक है। देखिए, अब हम लोगों को क्या समझ में आता है कि गूगल कर रहा है। अरे गूगल एक वेबसाइट है, गूगल एक प्रोग्राम है, लेकिन उसके अंदर एक प्रोग्राम है ग्रोफर। वो क्या करता है, वो आपकी सूचनाओं को ढूंढ के लाता है। आप जो खोज रहे हैं उनकी तमाम, उससे रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ हैं वो आपके पेज पे लाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किन्हीं दूसरे, गूगल छोड़ दीजिए आप, किन्हीं दूसरे सर्च इंजन्स पे हम देखते हैं कि हम कुछ सर्च करते हैं तो हो सकता है कि उससे रिलेटेड फ़ाइल नहीं मिलती है। जब नहीं मिलती है तो वो ग्रोफर मैसेज देता है कि इससे रिलेटेड कोई चीज़ है नहीं है, सर्च नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सर्च करने के लिए होता है। और लास्ट वन है आपका वेब सर्फिंग। वेब सर्फिंग क्या कहलाती है, इंटरनेट को चलाना, यही वेब सर्फिंग कहलाती है। इंटरनेट को आप चला रहे हैं, यही कहलाती है वेब सर्फिंग। आप वेब सर्फिंग का मतलब ये है कि आप जो वेबसाइटें हैं उनको चला रहे हैं, उस पे जो लिंक हैं उनका यूज़ कर रहे हैं, वेब ब्राउजिंग कर रहे हैं आप, है ना। तो इंटरनेट को आप वेबसाइट पे चला रहे हैं, वेबसाइट के थ्रू कुछ काम कर रहे हैं, तो ये इंटरनेट सर्फिंग कहलाता है। सर्च इंजन क्या कहलाता है, जिस पे हम कोई चीज़ खोज सकते हैं। एक सर्चिंग टूल कह सकते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है ये भी। और वेबसाइट भी कह सकते हैं आप, जैसे गूगल हो गया, याहू हो गया, ये क्या है, सर्च इंजन है। लेकिन इस पे जो बेसिक काम होता है, जो मेन काम होता है, वो क्या होता है, सर्च करने का होता है, सूचनाओं को सर्च करना। ये जो ज़्यादा काम जिस वेबसाइट पे होता है उसको सर्च इंजन कहा जा सकता है। जैसे बहुत सारे सर्च इंजन अवेलेबल हैं, याहू, रेडिफ, बिंग, आस्क, डकमॉक, AI, यांडेक्स, इस तरीके से बहुत सारे हैं। इनके अलावा भी और भी आते हैं, है ना। अलग अलग कंट्री अपने खुद के पर्सनल सर्च इंजन भी रखे हुए हैं। जैसे चाइना अपना यूज़ करता है, उसी तरीके से अमेरिका भी अपना यूज़ करता है, बिंग। अमेरिका में गूगल की जगह बिंग ज़्यादा चलता है, और हमारे भारत में गूगल, याहू, इनका प्रचलन ज़्यादा है, इनका यूज़ ज़्यादा होता है। तो ये कहलाता है आपका सर्च इंजन,
ठीक है। बहुत सारी वेबसाइटें हैं, आपको खुद पता होगा, गूगल है, रेडिफ है, याहू है। वेब ब्राउजिंग करने के लिए, वेब सर्फिंग के लिए आप कोई ना कोई वेबसाइट ज़रूर खोलते हैं, और यहाँ आप सर्च से रिलेटेड जो कुछ भी चीज़ करना चाहते हैं वो सर्च इंजन आप खोलते हैं, ऐसे गूगल, याहू, है ना। चलिए जल्दी से लास्ट टॉपिक हम देख लेते हैं, इंटरनेट के लिए आवश्यक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। यानी इंटरनेट अगर आप चला रहे हैं, प्रोग्राम इंटरनेट आपको चलाना है, तो मिनिमम और मैक्सिमम आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ सकती है। देखिए, मिनिमम आपको एक पेंटियम MMX प्रोसेसर चाहिए। एक पेंटियम नाम का प्रोसेसर होता है, वो तो कम से कम चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप, और अच्छा आजकल आता ही है लैपटॉप में, कंप्यूटर में आप यूज़ कर सकते हैं, i2, i3, i5, i7 कई प्रकार के आ रहे हैं, ड्यूल कोर, ये सारे अच्छे होते हैं, पेंटियम से तो अच्छे ही होते हैं। तो पेंटियम उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, पेंटियम MMX प्रोसेसर होना ही चाहिए। इससे कमज़ोर प्रोसेसर होगा तो आप इंटरनेट नहीं चला पाएंगे। ठीक है। 32 MB रैम होने चाहिए, बहुत कम है। जी हाँ, 32 MB रैम में आप इंटरनेट केवल चला सकते हैं। ठीक है। और देख ही रहे हैं 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB की रैम अवेलेबल है मार्केट में, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन्स में। अगला 1.2 GB हार्ड डिस्क चाहिए। हार्ड डिस्क तो बहुत कम दी बताई है रिक्वायरमेंट के लिए। हाँ, इतनी लोड करने के लिए तो काफ़ी है इंटरनेट को, लेकिन स्टोर करने के लिए काफ़ी नहीं है। और स्टोर करने के लिए 500 GB 1 TB हार्ड डिस्क आपकी अवेलेबल है। दूसरा, विंडोज़ 95, 98, 2000 कोई भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम। अब क्योंकि ये इसमें नया कुछ अपडेट नहीं है तो मैं बता देता हूँ, 2008, 2007 ये भी विंडोज़ 7 है, विंडोज़ 8 है, और इनके अलावा विंडोज़ 10 है जो कि आजकल यूज़ हो रहा है। तो इनमें से किसी का भी ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं। एक मॉडेम चाहिए। मॉडेम नहीं, अगर आप इंटरनेट, आजकल तो मॉडेम का यूज़ नहीं हो रहा है, लेकिन अगर मॉडेम आप यूज़ करते हैं तो उसकी स्पीड 33.6 kbps होगी, या से अधिक हो सकती है। और अगर आप सिम के थ्रू आप कनेक्ट करिए हुए, सिम के थ्रू चला रहे हैं, तो वो भी, उससे भी आपका इंटरनेट चल सकता है। ठीक है। 4th पॉइंट है टेलीफोन कनेक्शन, जिससे संबंध स्थापित किया जा सकता है। अब देखिए, अगर मॉडेम यूज़ कर रहे हैं तो आपको टेलीफोन कनेक्शन चाहिए ही चाहिए। एयरटेल, BSNL, रिलायंस, हर कंपनी अपना टेलीफोन कनेक्शन देती है, और उसी के साथ आप उसमें इंटरनेट चला सकते हैं। TCP/IP प्रोटोकॉल, इसका पूरा नाम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP से इंटरनेट प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल में आपको बता चुका हूँ, ऐसे नियम निर्देश होते हैं जो हर कंप्यूटर में होते हैं। आजकल TCP/IP भी होता है, और ये क्या करता है, ये आपको जो आपकी सूचना है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में या प्राप्त करने में मदद करता है। TCP/IP को प्रोवाइड करने के लिए जो कनेक्शंस चाहिए हमें, वो BSNL, एयरटेल, किसी भी कंपनी की सिम या किसी भी कंपनी का मॉडेम, किसी भी कंपनी का टेलीफोन कनेक्शन होना ज़रूरी है, ताकि हम इंटरनेट चला सकें। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट थी जो इंटरनेट चलाने के लिए चाहिए हमें, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। और ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया है, 6 लेसन आपका यहाँ कंप्लीट। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।